देखिए, मैंने जो बॉडी डोनेट की उसके पीछे कोई ऐसी त्याग की भावना या ऐसी कोई भावना नहीं थी। पहली बार जब आपके कानों तक ये आवाज़ गई कि आपके पति जी अपना शरीर दान कर दिए तो आपको कैसा लगा, मतलब अंदर से? हाँ, अंदर से तो नहीं, बहुत खराब लगा था। लेकिन मेरे पास उसने मुझसे कहा कि आप मेरे बेटे का अधिकार छीनना चाहते हैं। सॉरी, मैं भावुक हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश अपनी आवाज़। मैं हूं आपके साथ प्रदीप सिंह। आप सभी को बता देना चाहते हैं कि आज आप सभी को ऐसे शख्स से मिलवाएंगे कि जिन्होंने अपना जीते जी अपना ये जो बॉडी डोनेट कर दिया है। आपने बहुत सुना होगा कि ब्लड डोनेट, लेकिन आज अपना शरीर डोनेट कर दिए हैं। आइए महेश तिवारी जी से मिलवाते हैं और इन्हीं से जानते हैं कि उसके पीछे का पूरा राज और क्यों ऐसा किया है। जी सर, हमारी न्यूज़ में स्वागत है आपका। नमस्कार। देखिए, मैंने जो बॉडी डोनेट की उसके पीछे कोई ऐसी त्याग की भावना या ऐसी कोई भावना नहीं थी। ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ, बचपन से पिताजी जो हैं वो शास्त्रों की कहानियाँ और तमाम चीज़ें बताया करते थे। उसमें मैंने राजा बाली की कहानी सुनी थी, जिन्होंने अपने बदन का मांस नोच नोच करके खिलाया। महर्षि दधीच की कहानी सुनी थी, जिन्होंने देवताओं को असुरों से संग्राम करने के लिए अपनी हड्डियां दान कर दी। तो ये सब चीज़ें कहीं मन में अंदर बैठी हुई थी जी। और जब मैं 2019 में मैं जॉब में था, प्राइवेट सेक्टर में था, कॉरपोरेट सेक्टर में। तो 2019 में जब मैंने वीआरएस लिया, वीआरएस लेने के बाद 2020 में कोरोना आया। कोरोना में जो कुछ देखा मैंने, काफ़ी मैं द्रवित हुआ, मन काफ़ी वो हुआ और एक सामाजिक कार्य करने की मन के अंदर एक इच्छा रहती है। जो भी सीमित मेरी आय या सीमित मेरे स्रोत हैं, उन स्रोतों के अंतर्गत करता रहता हूँ अपने पास पड़ोस में और इधर उधर। तो कोरोना में देखा जब मैंने, तो कोरोना में एडीएम राजस्व का मुझे जो है सहयोग मिला और उन्होंने मुझे अलाउ करवाया, पास वगैरह दिलवाए। और मैंने अपने घर में एक छोटा सा किचन बना करके 12-13 दिन लगातार मैंने पैकेट बांटे। उन 12-13 दिन में मैंने करीब 3,500 के आसपास पैकेट बांटे। तो 3,500 के आसपास पैकेट बांटे। तब तक हमारे यहाँ गोरखपुर में डीएम महोदय के आदेश से जो है लोग अपना प्राइवेट बांटने का काम बंद हो गया और यहाँ कम्युनिटी किचन खुल गया। तो फिर वो मेरा बांटना बंद हुआ। उसके बाद भी जब नहीं रहा गया, जिन लोगों को मैंने पैकेट दिए थे उनके घर से लोग कभी कभी आ जाते थे मेरे घर पर कि भाई बाबा ऐसा है, आज खाने के लिए नहीं है, कुछ व्यवस्था करिए। तो मैंने और मेरी पत्नी जी, बोल इधर दिखाने के लिए, मैंने और मेरी पत्नी, हम दोनों ने आपस में सलाह की और सौभाग्यशाली हूँ कि मेरी पत्नी ऐसी है जिसने मेरे हर कदम पर मेरा साथ दिया। मेरे हर बात को उसने जो है पत्थर की लकीर समझ के माना। तो मेरी पत्नी ने भी मुझे सहयोग किया और हम लोगों ने ये तय किया कि हम कोरोना जब तक समाप्त नहीं होता है तब तक हम अपने घर में सिर्फ एक समय भोजन करेंगे और एक समय का भोजन जो बचेगा वो हम लोग ऐसे ज़रूरतमंद लोगों को दे दिया करेंगे जिनके यहाँ कम से कम एक टाइम खाना तो बन सके। तो हम लोगों ने ऐसा करना शुरू किया। तो ये एक छोटी सी बात थी और वही सब चीज़ें मन के अंदर थी, एक ऐसी भावना थी। तो जब मैं वीआरएस ले लिया और अपने घर बैठा तो खाली समय में मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि जानबूझ करके तो मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा और ना किसी का बुरा किया, ना किसी को धोखा दिया। लेकिन कहीं भाई मनुष्य बन के पैदा हुआ हूँ, कहीं किसी बात को लेकर के किसी स्वार्थ के तहत या किसी लालच के तहत अनजाने में मुझसे कोई इस तरीके की गलती हुई हो या मुझे न याद आ रहा हो मेरे से इस तरीके का कोई कार्य हुआ हो, तो उसके प्रायश्चित स्वरूप मुझे क्या करना चाहिए। और हमारे यहाँ गोरखपुर में एक समाज सेवक हैं और बहुत ही पहुँचे हुए, बहुत ही प्रतिष्ठित होम्योपैथ के डॉक्टर हैं, डॉक्टर रूप कुमार बनर्जी साहब। उनको मैं बड़े भाई का दर्जा देता हूँ और वो भी मुझे छोटे भाई का स्नेह देते हैं। उनसे मुझे प्रेरणा मिली। सरदार जसपाल सिंह साहब हैं, चीफ क्लॉथ हाउस वाले, वो भी समाज सेवक हैं और गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, जटाशंकर गुरुद्वारा कमेटी के। उन्होंने अपनी बॉडी डोनेट की थी। तो सरदार जी से मुझे प्रेरणा मिली कि जब ये वृद्ध होकर के और ऐसी सोच रख सकते हैं तो मैं तो अभी चल फिर रहा हूँ और मैं स्वस्थ हूँ, हष्ट पुष्ट हूँ और उनकी तुलना में अभी कहीं ज़्यादा जवान हूँ, तो मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता। तो मैंने डॉक्टर बनर्जी साहब से सलाह मशवरा किया और डॉक्टर बनर्जी साहब ने कहा कि अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाओ तब ऐसा करो। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा दादा वो तो एक अलग की बात है, जिम्मेदारियां जो हैं बेटे और बेटी की, उनसे तो प्रत्येक बाप अपने बेटे बेटी की जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहता है, मैं भी मुक्त होना चाहूँगा। तो वो मैं मुक्त होता रहूँगा, लेकिन ये जो विचार मेरे मन में आया है, मनुष्य हूँ, क्या पता कल को मेरा विचार परिवर्तित हो जाए। तो मैं इसको जो है
क्रियान्वयन इसके ऊपर करना चाहता हूँ। तो फिर मैं दादा के निर्देश पर फिर मैं एम्स गया। एम्स में जाकर के एनाटॉमी डिपार्टमेंट में मैं मिला, उनको अपनी इच्छा जाहिर की, उन लोगों से बातचीत हुई। वहाँ एक राम इकबाल कुशवाहा जी से मुलाकात हुई, उन्होंने भी काफ़ी मुझे मेरी सराहना की और मुझे काफ़ी मतलब मेरा हौसला बढ़ाया। और उसमें जो कानूनी प्रक्रियाएं थी उसमें ये था कि जो भी मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं मेरे घर परिवार के, उनको कहीं किसी तरीके का कोई ऑब्जेक्शन ना हो। तो यही मुझे एक मन में डर था कि मैं अपने माँ बाप का अकेला हूँ, और आज मैं ये कह सकता हूँ कि अपने पूरे ख़ानदान में मैं सबसे बड़ा हूँ। और करीब 14-15 भाई बहन सारे, मतलब मेरे फुफेरे वगैरह सब मिला करके चचेरे 14-15 भाई बहन हम लोग सब लोग हैं, और उन सब में मैं सबसे बड़ा हूँ। सबके जिम्मेदारियाँ नैतिक रूप से मेरे ऊपर हैं, और जो कभी आवश्यकता पड़ती है शादी ब्याह वगैरह कुछ, तो मुझे वहाँ सबसे बड़े की जिम्मेदारी अदा करनी पड़ती है। तो इन लोगों को कहीं कोई इस पर ऑब्जेक्शन ना हो। तो इस काम के लिए कोई रोका टोका नहीं? नहीं, वही मैं बताने जा रहा हूँ। तो फिर मैं आया, मैंने अपनी पत्नी से सलाह की। मैंने इनसे कहा, मैंने कहा ऐसा है कि मेरी ये सोच है कि कहीं मुझसे कोई अनजाने में गलती हुई हो, मैंने किसी का बुरा कर दिया हो या किसी का अहित मेरी वजह से हो गया हो, तो इसका प्रायश्चित करने के लिए मैं मृत्यु के बाद अपना शरीर दान करना चाहता हूँ। पहले तो ये भड़क गई और नहीं ये सब फालतू काम नहीं। फिर इन्होंने बेटे को बताया, बेटा आया रोता हुआ मेरे पास। उसने मुझसे कहा कि आप मेरे बेटे का अधिकार छीनना चाहते हैं। सॉरी, मैं भावुक हो गया। मैंने उसको समझाया, मैंने कहा बेटा अधिकार नहीं छीनना चाहता हूँ, मेरी मृत्यु के बाद मुझे जला दोगे, मैं राख बन करके बह जाऊंगा, किसी के काम नहीं आऊंगा। और इस तरह से अगर मेरी बॉडी जो है वो डोनेट हो रही है और मैं अपनी बॉडी डोनेट कर लेता हूँ तुम लोगों की सहमत से, तो वहाँ एम्स में कम से कम 5-10 साल तक एक नई पीढ़ी जो मुझे नहीं जानती होगी वो मुझे नाम से भी जानेगी, और वो मेरी बॉडी के ऊपर अपना शोध करेंगे, मेरी बॉडी के ऊपर वो अपनी पढ़ाई करेंगे, और एक महेश तिवारी नहीं, ना जाने कितने महेश तिवारियों के वो काम आएंगे। तो अगर चाहते हो कि मैं कम से कम आने वाले 150 साल तक जीवित रहूं, तो तुम लोग सहमति दो। फिर बेटे ने हमारे पंडित जी से संपर्क किया, और पंडित जी ने भी कहा, मना किया पहले, लेकिन फिर पंडित जी ने कहा कि इसका उपाय ये है कि मृत्युपरांत आप अपना बेटे का कर्ज निभाने के लिए पुतला वगैरह जो है उसका दहन करके और उस तरीके से आप अपना दायित्व निभा सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही पुण्य का काम है। बेटे और माँ की सहमति बनी। फिर जो कानूनी प्रक्रियाएं थी उन कानूनी प्रक्रियाओं को मैंने पूरा किया, जो चिकित्सीय परीक्षण वगैरह होने थे वो सारे पूरे हुए, और मैंने 21 अक्टूबर को 21 अक्टूबर को मैं गया था। उन्होंने मुझे 29 अक्टूबर का समय दिया। मैंने 29 अक्टूबर को अपना संपूर्ण देह मृत्युपरांत गोरखपुर एम्स को दान कर दिया। तो इसके पीछे कोई ऐसी भावना नहीं थी, कोई मशहूर होने की भावना नहीं थी, और ये मैंने दान किया है 2021 में। बस मेरे बहुत ही अभिन्न लोग, मेरे बहुत ही क्लोज लोग, जिन लोगों से सलाह मशवरा परिवार ने किया या मेरी बातचीत हुई, उन लोगों ने पहले ऑब्जेक्शन किया, लेकिन मेरी सोच जान करके उन सबका मुझे सहयोग मिला। और यहाँ सहयोग मुझे अपनी पत्नी का सबसे बड़ा सहयोग मिला। यह है मेरी पत्नी। पहली बार जब आपके कानों तक ये आवाज गई कि आपके पति जी अपना ये शरीर दान कर दिए, तो आपको कैसा लगा? मतलब अंदर से? हाँ, अंदर से तो नहीं, बहुत खराब लगा था, लेकिन फिर जब इन्होंने समझाया तरीके से, तब फिर मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, सहमति दे दी। हाँ, फिर मैंने भी दी, बेटे ने भी दी, बेटी है उसने भी कहा नहीं माँ ठीक है, और डैडी को दान करने दीजिए। तो फिर कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ, हम लोगों ने हंसी खुशी सब कुछ किया। मैंने बताया कि पहले सभी लोगों ने जो है मेरा विरोध किया, और सभी लोग, क्योंकि सबका स्नेह मेरे प्रति है, सबके सबसे बड़ा मैं हूँ, तो सबके मन में एक अलग ही भावना है मेरे प्रति, तो सभी लोगों ने मना किया। सबसे विचित्र प्रतिक्रिया मुझे मिली अभी पिछले वर्ष। मेरे एक मित्र हैं उपेंद्र कुमार श्रीवास्तव, वो पहले गोरखपुर रहते थे, फिर यहाँ से लखनऊ ट्रांसफर हुए, लखनऊ से फिर वो रिटायर होकर के इस समय दिल्ली में अपने बच्चों के साथ रहते हैं। वो पिछले वर्ष अभी गोरखपुर आए, और गोरखपुर आकर के मेरी मित्र मंडली के और लोगों से के माध्यम से उनको पता लगा कि मैं अपना शरीर दान कर चुका हूँ। यही वो जगह है प्रदीप जी
कि एंट्री लेने के साथ, दरवाजे से अंदर एंट्री लेने के साथ उपेंद्र श्रीवास्तव ने मुझे मारना शुरू किया। कॉलर पकड़ करके पहले मुझे 5-7 घूंसे मारे, 5-7 थप्पड़ मारे, मेरे बाल पकड़ करके नोचे। तुम साले बहुत वो हो, ये स्नेह था उसका, ये उसका स्नेह था। ये क्या कर तुम बहुत बड़े दानी बन रहे हो, तुम दधीची बन रहे हो, तुम ये कर रहे हो, तुम फेमस होना चाहते हो। और उसका रोने लगा। तो मैंने उसको समझाया, मैंने कहा यार उपेंद्र, ये तुम्हारा प्यार था, तुमने इतना पीट लिया यार मुझे, इतना तो तुमने, हमारी 40 साल की दोस्ती है, इस 40 साल की दोस्ती में कभी नहीं मारा होगा, कुल मिला करके नहीं मारा होगा जितना तुमने आज मुझे मार लिया। और ठीक है, तुम्हारी भावनाओं की बहुत इज्जत करता हूँ, मुझे मालूम है, मैं भी रो पड़ा था उसके साथ में। फिर मैंने उसको अपनी फीलिंग्स बताई। मैंने कहा इसके पीछे कोई ऐसी भावना नहीं है, कोई त्याग की भावना नहीं है, कोई दान करने की भावना नहीं है, कोई पुण्य कमाने की भावना नहीं है, कोई मशहूर होने की भावना नहीं है। मैंने कहा उपेंद्र, मशहूर होना होता तो 2021 में मैंने दान किया, मैं गोरखपुर के सारे प्रेसों में जाता, दैनिक जागरण, उजाला, सहारा वगैरह वगैरह, और जा करके उन लोगों को बताता कि मेरा स्टेटमेंट ले लीजिए, मुझे छाप दीजिए। तो वो 2-4 लोग पर्ची थे, कोई ना कोई छाप ही देता मुझको। लेकिन मैं इस चीज को, ये मेरी व्यक्तिगत चीज थी। और प्रदीप जी, आपको भी इसके बारे में नहीं मालूम था, चूंकि आप भी रंगमंच से मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, तो आपको रंगमंच में ही हमको पता चला, तो हमको पता चला तो हमको लगा कि ये चीज लोगों के तक जाए कि इतना बड़ा त्याग आज के जमाने में कोई करता नहीं है, तो लोगों तक जाए कि मतलब ऐसे भी लोग इस भारत भूमि में हैं, इस भारत देश में हैं। देखिए, अब इतना तो वो मैं नहीं हूँ। हाँ, मैं ये जरूर कहता हूँ कि मेरे पूज्य पिताजी स्वर्गीय गंगाराम तिवारी जी, इन्होंने बचपन से जो हम लोगों के अंदर भाव भरे हैं, घर पे सनातन का माहौल रहा है, जो भाव भरे हैं। पिताजी मेरे पढ़े लिखे थे, उन्होंने आश्रम पद्धति से शिक्षा ग्रहण की थी और आचार्य किया। आचार्य करने के बाद व्याकरणाचार्य किया, व्याकरणाचार्य करने के बाद फिर पिताजी ने साहित्याचार्य किया। ये तीनों डिग्रियां जो हैं ये पोस्ट ग्रेजुएशन के वैलेंट बराबर में है। अभी जो ये फाइल मतलब आपके सामने दिख रही, इसमें क्या क्या है हमारे दर्शकों? देखिए, इस फाइल में तो सबसे पहले चीज तो है कि इस फाइल में ये है, ये मेरी अपनी फाइल है जिसमें मैं अपने डाटा रखता हूँ। इस फाइल में जो है सबसे पहले ये है जो एम्स से मैंने फॉर्म लिया और ये मैंने फॉर्म फिलअप किया। ये 2 पन्ने का फॉर्म है। इसमें सारी चीज़ें लिखनी है कि मुझे कोई बीमारी तो नहीं इस तरीके की है, कोई असाध्य बीमारी या कोई भयंकर बीमारी, या मेरे विषय में सारे डिटेल। उसके बाद एक हमको कानूनी औपचारिकता पूरी करनी थी, तो वो कानूनी औपचारिकता पूरी की। इसमें जो मेरी उत्तराधिकारी हैं, जैसे मेरी पत्नी जी। जो मेरी नॉमिनी एक तरीके से कही है, इनकी सहमति होनी चाहिए, और एक हमारे किसी ऐसे मित्र की सहमति होनी चाहिए जो कि हमारे साथ काफी समय से और एकदम दिली रूप से जुड़ा हुआ है। तो ये हमारे मित्र थे राजकिशन अग्रवाल जी, जिनको हम लोग प्यार से चंदन कहते हैं। तो ये चंदन जी की सहमति है। चंदन जी भी काफी नाराज हुए थे, लेकिन फिर सहमति दी उन्होंने। मेरी श्रीमती जी की सहमति है। तो ये कानूनी औपचारिकताएं पूरी की, और उसके बाद में मैंने वहाँ पे बताया, उनके यहाँ जमा किया, और 21 अक्टूबर को मैंने सारे चीज़ें उनको जमा की थी। चिकित्सीय परीक्षण वगैरह की सारी रिपोर्ट्स इसके साथ में थी, और वहाँ पर राम इकबाल जी ने हमारी फाइल बनाई। फाइल बनाने के बाद में मुझे 29 अक्टूबर को बुलाया गया। मैं 29 अक्टूबर को गया, और 29 अक्टूबर को ये सर्टिफिकेट कैमरामैन से एक बार चाहेंगे दिखाएं, आप देख अपनी देह दान करने का मिला। यहाँ बॉडी डोनर कार्ड है जो अपना डोनेट कर चुके हैं, पूरा सिग्नेचर है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था गोरखपुर जी, अखिल भारतीय एम्स का है जी, भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान गोरखपुर। एम्स में जो वहाँ पर एनाटॉमी विभाग के डॉक्टर थे और जो राम इकबाल जी थे, इन सब लोगों ने भी मेरी बड़ी सराहना की कि मुझसे पहले 8 लोग अपना देह दान कर चुके थे एम्स में, मैं 9वें नंबर पे था। तो उन्होंने सराहना की और उन्होंने बताया कि मेरी उम्र में, मतलब उस समय मेरी उम्र करीब 54-55 साल की थी 2021 में। अब तो मैं अगले महीने 60 पूरे करूँगा। तो उन्होंने कहा कि आपकी इस उम्र में, जो 54-55 साल की उम्र में, अभी तक किसी ने भी किसी भी एम्स में अपनी बॉडी डोनेट नहीं की। जिन लोगों ने की है वो सब लोग 65-70 वाले हैं, मतलब आफ्टर रिटायरमेंट वाले लोग हैं, जो जितने लोगों की भाई बॉडी डोनेट हुई है। एक महिला ने भी डोनेट की थी। और अब मुझे बहुत गर्व हो रहा है ये सुनकर घर में, और ये जानकर कि मेरी श्रीमती जी ने मुझे कहा कि आपने अपनी बॉडी डोनेट कर दी है, और इस तरीके से, और
इन विगत 5 सालों में, 4-5 सालों में जो श्रीमती जी ने सारी चीज़ें जानी और इसके विषय में पढ़ा, इसके विषय में देखा फेसबुक पे इधर उधर दुनियादारी न्यूज़ वगैरह में, तो श्रीमती जी ने मुझे ये कहा, मुझे बड़ा गर्व हुआ सुन करके कि बेटे और बेटी की शादी निपटाने के बाद इन्होंने भी अपनी इच्छा जाहिर की कि ये भी अपनी देहदान करेंगी। तो मैं मानता हूँ कि ये मेरे पूर्वजों के पुण्य कर्मों का प्रताप है, ईश्वर की कृपा है और मेरे शुभचिंतक प्रदीप जी आप जैसे शुभचिंतकों का जो है साथ है कि ऐसा कार्य करने की प्रेरणा हमारे मन में पैदा होती है और हम करते हैं। और मैं ये कहता हूँ, अपनी उम्र के प्रत्येक व्यक्ति को ये संदेश देना चाहता हूँ। मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ, महेश तिवारी मेरा नाम है, सनातनी क्या नाम है परवरिश मैंने पाई हुई है घर में। शास्त्रों की कहानियां दादी और पिताजी से सुनता रहा हूँ। पिताजी मेरे बड़े महाराज श्रद्धेय ब्रह्मलीन अवैधनाथ जी महाराज जी के बड़े प्रिय व्यक्ति थे मेरे पिताजी, और करीब करीब हफ्ते में 3-4 दिन तो वो नियमित रूप से मंदिर जाते थे और महाराज जी के साथ में बैठ करके तमाम धार्मिक चीज़ों पे चर्चाएं उनकी हुआ करती थी अंदर वाले हॉल में। मैं भी कई बार पिताजी के साथ गया था मंदिर में। तो कहने का मकसद वो उस माहौल में पढ़ा, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि आज का आधुनिक माहौल मेरे घर में आज भी नहीं है। हम भोजन भी जो है जमीन पर बैठकर और छोटी सी चौकी है उस पर बैठ करके करते हैं। जनेऊ का पूरा पालन करते हैं, मैं हूँ या मेरा बेटा हो, हम लोग जनेऊ का पूरा पालन करते हैं। थोड़ा मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में था, मुझे टूरिंग जॉब था, तो थोड़ी सी चीज़ें ये हो गई कि बाहर में लहसुन प्याज वगैरह खा लेते हैं, लेकिन घर में बिना लहसुन प्याज और बिना उसके जो है वो तो क्या कहते हैं सब कुछ होता है, सारा कुछ एक मतलब इस परिवार के तरीके से होता है। बेटा भी है, बाहर में खा लेगा लहसुन प्याज वगैरह, लेकिन मांसाहार का प्रयोग ना मेरे पिताजी ने कभी किया, ना मैंने कभी किया और ना ही मेरे बेटे ने अभी तक किया है। और अन्य चीज़ें भी जब दूर हैं तो सारी चीज़ें दूर हैं, समझ सकते हैं आप, उसके लिए कहने की आवश्यकता नहीं है। तो ये है परिवार का माहौल, और यही माहौल मिला मुझे अपने अगल बगल के और लोगों से। मेरे परम मित्र हैं, वकील हैं, कमिश्नरी कचहरी के टॉप 5 एडवोकेट में से हैं सत्यप्रकाश श्रीवास्तव, सत्तन बाबू, वो मेरे परम मित्रों में से हैं। एक मेरे परम मित्र हैं, गिने चुने 5-6 लोग हैं परम मित्र, जिसमें उपेंद्र जी की बात तो आपको बता दी, सबसे निकट और सबसे प्रिय भी उपेंद्र जी ही हैं। तो एक सत्यप्रकाश बाबू हैं, सत्यप्रकाश श्रीवास्तव, सत्तन बाबू वकील साहब। एक मेरे परम मित्र हैं डॉक्टर संजय पांडे, MBBS, ये निजामपुर में प्रैक्टिस करते हैं। एक मेरे मित्र हैं रमेश चंद्र मौर्य जी, ये डॉक्टर RN सिंह जी के शंकर क्लिनिक पर जो है उनके असिस्टेंट के रूप में कार्य करते हैं। एक मेरे मित्र हैं दिलीप सिंह जी, जो कि एक तरीके से SBI लाइफ में, जहाँ पर मैं पार्ट टाइम में एडवाइजर का भी काम करता हूँ, तो SBI लाइफ में जो मेरे मैनेजर हैं। तो इस तरीके से गिने चुने कुछ मित्र हैं। और मैं जहाँ तक समझता हूँ मित्र बहुत कम होते हैं, ऐसे 4-5 मित्र होते हैं। ये नहीं है कि कोई एक ही होता है, या ये नहीं है कि बहुत सारे होते हैं। संबंध परिचित बहुत होते हैं, उन परिचितों में भी सुचिंतक कुछ लोग होते हैं। तो ये एक अलग व्याख्या है, इस व्याख्या पर चर्चा नहीं करूँगा। मुख्य प्रदीप जी, आपकी जिज्ञासा मैंने यही शांत की कि इस भावना के पीछे कोई प्रसिद्धि पाने की भावना नहीं थी, कोई अपने आप को हाईलाइट करने की भावना नहीं थी, कोई मुझे त्याग की भावना नहीं थी, कोई मुझे दान करने की भावना नहीं थी। इस भावना के पीछे केवल एक ही भावना थी, जिसे आप कह सकते हैं मानवता की भावना, कि कम से कम मेरी मृत्यु के बाद मेरे शरीर को राख नहीं किया जाएगा, उसके ऊपर 2-4-5 साल जो है बच्चे शोध करके और अपनी शिक्षा पूरी करेंगे। मैं किसी के काम मरने के बाद भी आऊँगा। तो ये रही है महेश तिवारी जी के जो गोरखपुर सूरज कुंड में इनका आवास है, और पीछे की एक कहानी है जो अभी जाहिर किया है हमारे न्यूज़ के माध्यम से। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो की, ताकि ये लोगों तक पहुँचे और लोगों के बीच जो मानवता ख़त्म हो जा रही है धीरे धीरे, और उनको वीडियो देखने के बाद ये प्रेरणा मिले कि हमें भी ऐसा कदम उठाना चाहिए। आज के ज़माने में भी ऐसे लोग हैं जो मानवता के पथ पे चलते हैं। बने रहिए हमारे साथ, उत्तर प्रदेश अपनी आवाज़।